नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। साथियों, हम लोग पढ़ रहे थे इतिहास, और इतिहास में भी हम लोग मध्यकालीन इतिहास का भाग पढ़ रहे थे। इससे पहले एक वीडियो आ चुकी है। उस वीडियो में हम लोगों ने 712 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक जितने भी मुस्लिम आक्रमणकारियों ने भारत पर हमले किए, भारत को लूटा, उन सब का हमने वर्णन किया, उन सबको समझा। और अब हम लोग मध्यकालीन इतिहास में आगे की ओर बढ़ते हुए बात करेंगे। तो इस कड़ी में मध्यकालीन इतिहास को हम लोग दो भागों में बांटकर पढ़ेंगे। पहला भाग है दिल्ली सल्तनत, दूसरा भाग है मुगल सल्तनत। साथियों, दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश की स्थापना से लेकर मुगल वंश की स्थापना तक का समय आता है। मतलब 1206 से 1526 ईस्वी तक का समय दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आता है, और मुगल सल्तनत के अंतर्गत 1526 से 1750 ईस्वी तक का समय आता है। तो आज हम लोग दिल्ली सल्तनत के कुछ वंशों को समझेंगे। एक बार मैं आपको वन बाय वन सारे वंश समझा देता हूं। दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंश आए, 5 डायनेस्टी आई। पहला वंश था गुलाम वंश। गुलाम वंश का जो टाइम ड्यूरेशन है, समय सीमा है, वो 1206 से 1290 ईस्वी तक है। इसके बाद दूसरा वंश आया खिलजी वंश। खिलजी वंश की समय सीमा 1290 से 1320 ईस्वी तक रही। खिलजी के बाद तीसरा वंश आया तुगलक वंश। तुगलक वंश की समय सीमा 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक रही। चौथा वंश आया सैयद वंश। सैयद वंश की समय सीमा 1414 से 1451 ईस्वी तक रही। और 5वें नंबर पर आया आपका लोधी वंश। लोधी वंश की समय सीमा 1451 से 1526 ईस्वी तक रही। अब दो खास बातें आपको याद रखनी है। जैसे तुगलक वंश का समय सीमा सबसे ज्यादा रही, 1320 से 1414 ईस्वी तक, और सैयद वंश की समय सीमा सबसे कम रही, 1414 से 1451 ईस्वी तक। तो सबसे छोटा वंश यहां पर सैयद वंश था। इसके बाद अब हम लोग बात करेंगे थोड़ी सी इनकी शब्दावलियों के बारे में। गुलाम वंश शुरू करने से पहले हम लोग कुछ शब्दावलियां पढ़ लेते हैं, जो आपको ये पूरा सिलेबस पढ़ते समय बार बार में शब्द आपको मिलेंगे, आपको वो समझने पड़ेंगे। तो सबसे पहले एक शब्द बहुत ही ज्यादा प्रचलित है, खलीफा। देखो, खलीफा जो है ये मुस्लिम धर्म में एक प्रमुख होता है। ये मुस्लिम धर्म का राजनीतिक
धार्मिक व आध्यात्मिक प्रमुख, आध्यात्मिक प्रमुख। तो खलीफा जो है वो मुस्लिम धर्म का राजनीतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक प्रमुख होता है। खलीफा के बाद दूसरा शब्द आप बार बार पढ़ोगे, सुल्तान। सुल्तान क्या होता है भाई? देखो, सुल्तान की जो नियुक्ति है वो पहले खलीफा ही करते थे। तो यह एक तरीके से खलीफा द्वारा नियुक्त या खलीफा द्वारा स्वीकृत तथा वास्तविक शासक। तो खलीफा से स्वीकृति पत्र प्राप्त करके सुल्तान किसी पर्टिकुलर भूमि का प्रमुख बन जाता था, शासक बन जाता था। सुल्तान के बाद एक शब्द पढ़ोगे, सल्तनत। जैसे अभी मैंने आपको बताया दिल्ली सल्तनत, और उसके बाद आपका मुगल सल्तनत। तो सल्तनत क्या है भाई? सल्तनत जो है ये एक तरीके से वह भूभाग है जिस पर सुल्तान शासन करता है, जिस पर सुल्तान का अधिकार होता है। सल्तनत को हम लोग दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं। सल्तनत जो थी वो दो पार्ट्स में बांटकर बटी रहती थी। पहला भाग जो था इसका, उसको हम लोग कहते थे, पहले भाग को कहते थे खालसा, और दूसरे भाग को कहा जाता था इक्ता। खालसा और इक्ता। अभी खालसा क्या था? खालसा था सुल्तान के अधीन या केंद्रीकृत भूभाग। वो जमीन जो सीधे प्रत्यक्ष रूप से सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में थी उसे खालसा कहा जाता था। और सुल्तान कई बार अपनी मतलब जैसे किसी राज्य पर हमला करता था, लूटता था, तो वो उस राज्य पर एक प्रशासनिक व्यक्ति को नियुक्त कर देता था। तो जो भी हिस्सा प्रशासनिक अधिकार में आता था उसको हम किस में कहते थे? इक्ता कहते थे। प्रशासनिक अधिकार में आने वाला भूभाग, ये कहलाता है इक्ता। तो सल्तनत की जो व्यवस्था थी वो तब भी दो भागों में बंटकर थी। जैसे अभी आप लोग स्टेट और सेंटर में बांटकर पढ़ते हो सल्तनत को, वैसे ही सेंटर को खालसा और जो स्टेट्स में जमीनें बटी हुई थी उसको इक्ता कहा जाता था, जो स्टेट्स के अधिकार क्षेत्र में थे। इसके बाद अगला शब्द है अमीर। अमीर कौन लोग होते थे? अमीर हो करते थे उच्च अधिकारी। देखो, अमीरों के पास विशेष अधिकार थे। अमीर के बाद एक शब्द सुनोगे आप, उलेमा। उलेमा थे धार्मिक निर्देशक। मतलब उलेमा धर्म के बारे में बताया करते थे। उलेमा के बाद अगला शब्द आता है शरीयत। शरीयत क्या है भाई? ये है इस्लामिक कानून।
इस्लामिक कानून को शरीयत कहा जाता है। इसके बाद अगला शब्द है जजिया। जजिया होता है गैर मुस्लिमों पर लगने वाला कर। ये मैंने आपको पिछली क्लास में भी समझाया था। गैर मुस्लिमों पर लगने वाला सुरक्षा कर। जैसे मान लो मुस्लिमों का शासन है और वहां पर हिंदू जनता भी निवास करती है, तो हिंदुओं को टैक्स देना पड़ता था सुल्तान को उनकी सुरक्षा के लिए। उसके बाद एक कर है जकात। देखो, जजिया कर लगता था गैर मुस्लिमों पर और जकात कर लगता था मुस्लिमों पर। मुस्लिमों पर लगने वाला कर। देखो, जकात में क्या होता था, जो मुस्लिम कम्युनिटी थी उसमें अगर कोई व्यक्ति कोई काम करता है तो अपनी आय का कुछ हिस्सा सुल्तान को धर्म के बढ़ावे के लिए देता था, उसको जकात कहा जाता था। उसके बाद एक कर था खम्स। तो खम्स क्या था भाई? खम्स था लूट की आय का बंटवारा। देखो, जो भी धन लूटते थे लोग, लूटपाट के समय जो धन लेके आया जाता था उसको दो भागों में बांटा जाता था। धन का 80% भाग तो रखते थे सेना के लिए और 20% भाग दिया जाता था सुल्तान को। तो खम्स को भी दो भागों में बांटकर यूज किया जाता था। खम्स के बाद एक शब्द आप पढ़ेंगे खुतबा। मैं यहां लिख देता हूं खुतबा। देखो, खुतबा जो है ये फ्राइडे को मुस्लिम धर्म में प्रवचन होता था। मतलब वो लोग अपने धर्म के लोगों को सिखाते थे कि भाई कैसे रहना चाहिए, वो सब चीजें फ्राइडे को होता था, तो इसे खुतबा बोलते थे। तो इस तरीके से सब शब्दावलियां हैं जो आपको 1 बाय 1 याद रखनी है और ये आपको जब भी हम पढ़ेंगे आगे तो कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगी और आप इन्हें याद रखेंगे। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। सबसे पहले दिल्ली सल्तनत पर। आप इन सब चीजों को लिखते रहना, साथ साथ वीडियो को पॉज करके आप लोग इन्हें लिख लेना, क्योंकि ये आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। देखो भाई, अगर आपको कंपटीशन की तैयारी करनी है तो आपको सब चीजों को थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा। अभी ये देखो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो है उनका पैटर्न अब बदल रहा है धीरे धीरे, क्योंकि हर बच्चा तैयारी कर रहा है, हर बच्चा मन से लगा हुआ है। जब आपके पड़ोस से किसी बच्चे का सिलेक्शन होता है तो आप भी सोचते हैं कि मैं भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करूं, मैं भी इसकी तरह गवर्नमेंट जॉब लूं। तो अगर आप सपना रखते हैं किसी चीज का तो आपको मेहनत भी वैसे ही करनी पड़ेगी। तो अगर आपको ऐसा लगे कि भाई ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, भाई ऐसे ऐसे मतलब जो वीडियो बना रहे हैं सर तो उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ा रहे हैं, तो ये डिटेल ज़रूरी है, तो आप लोग इसे ध्यान से पढ़ें और नोट डाउन करते चलें। तो अब हम लोग पढ़ते हैं दिल्ली सल्तनत। तो साथियों, दिल्ली सल्तनत में भी सबसे पहला जो वंश है यह है गुलाम वंश। इसको कई नामों से जाना जाता है, गुलाम वंश, दास वंश, तुर्की वंश, मामलूक वंश,
तो ये सारे नाम हैं गुलाम वंश के। तो सबसे पहले इसके संस्थापक की बात करें तो इस वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, तो इसको मैं शॉर्ट में आपको क्यों ए लिख कर बताऊंगा कहीं भी। कुतुबुद्दीन ऐबक, इसका जो नाम है कुतुबुद्दीन, ये एक सूफी संत थे। नाम था इनका कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इसको याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मतलब इनको बहुत ज्यादा मानते थे कुतुबुद्दीन ऐबक के पेरेंट्स, और इन्हीं की कृपा से इनका जन्म हुआ था। तो उन्होंने इन्हीं के नाम के ऊपर इनका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक रखा था। पेपर में कई बार पूछा गया है कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक है इसका नाम किस सूफी संत के नाम पर रखा गया था। तो उसमें कुतुबुद्दीन करके कई सारे नाम दे देंगे, आप याद रखना कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इस पर्सन को। अच्छा, ये शुरुआत में खरीदा गया था कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गोरी ने खरीदा था इसको, और इसको इक्ता दिया था दिल्ली का। मैं आपको एक छोटा सा व्यू समझा देता हूं। मोहम्मद गोरी के बाद दिल्ली का जो पूरा का पूरा कब्जा है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के पास कैसे आ गया, एक मैपिंग के थ्रू समझते हैं। ये मैं मैप थोड़ा सा इधर बना देता हूं। देखो, ये तो है हमारा अखंड भारत, जिसमें पाकिस्तान का हिस्सा भी भारत के अंदर ही है। आप ये मत सोचिए कि मैप गलत बना दिया, इसमें पाकिस्तान को भी दिखा रखा है। तो ये जो हिस्सा था जिसे हम लोग अफगानिस्तान कहते हैं, इसमें गोर वाले हिस्से पर जो कब्जा था ये एल्दीज के अधिकार क्षेत्र में आ गया था। तो जो गोर का काबुल का हिस्सा था वो सब का सब एल्दीज के पास चला गया था गोरी की मृत्यु के बाद। उसके बाद यह क्षेत्र जो है जिस पर पहले सोलंकी वंश का शासन था, मैंने आपको बताया था गुजरात में सोमनाथ मंदिर लूटा भीम फर्स्ट, और उसके बाद भीम सेकंड के साथ मोहम्मद गोरी की लड़ाई हुई और मोहम्मद गोरी ने इस हिस्से को जीत भी लिया था। और सोलंकी जो वंश है यहाँ पर आपका वो सारा हिस्सा, जैसे आपका सिंध का हिस्सा हो गया, मुल्तान का हिस्सा हो गया, सिंध और मुल्तान वाले हिस्से ये आ गए थे कुबाचा के अधिकार क्षेत्र में। ये पर्सन है कुबाचा, ये भी मोहम्मद गोरी का गुलाम था, उसके क्षेत्र में आ गया था। इसके बाद पंजाब से लेकर बंगाल तक का सारा क्षेत्र, पंजाब से बंगाल तक का सारा क्षेत्र, जिसमें आप देखोगे कि चौहान वंश और भी कई सारे वंश, पाल वंश, सेन वंश, ये सबके सब का यहाँ पर शासन था। इन सबको मोहम्मद गोरी ने हराया था किसी न किसी तरीके से, और इस पूरे हिस्से पर कब्जा किया था। और ये था कुतुबुद्दीन ऐबक के अधिकार क्षेत्र में। तो ये सब कुतुबुद्दीन ऐबक के अधिकार क्षेत्र में था। और अब बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो कुतुबुद्दीन ऐबक सबसे पहले तो इसे एक टाइटल मिला था
एक उपाधि मिली थी, उपाधि का नाम था लाख बख्श, मतलब लाखों को देने वाला। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, और ना ही इसके नाम का खुतबा पढ़ा गया था। तो मतलब इसने अपने आप को एक सुल्तान के रूप में ना देखकर एक गुलाम के रूप में देखकर शासन किया। कुतुबुद्दीन ऐबक के कुछ निर्माण कार्य भी है, आप लोग ये सब नोट डाउन कर लीजिएगा। तो अब सबसे इसके कुछ निर्माण कार्य। सबसे पहले तो कुतुब मीनार का निर्माण, कुतुब मीनार का निर्माण। देखो कुतुब मीनार जो थी इसका निर्माण कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इस व्यक्ति की याद में बनाया गया था। जो मैंने बताया था अभी सूफी संत थे, उन्हीं की याद में कुतुब मीनार का निर्माण कराया गया था। और ये दिल्ली के मेहरौली में स्थित है। दिल्ली में एक जगह है मेहरौली, वहां पर स्थित है। कुतुबुद्दीन ने वास्तव में कुतुब मीनार की 4 बिल्डिंगों का निर्माण कराया था, और जबकि इसकी बची हुई 2 बिल्डिंगों का निर्माण बाद में, 3 का तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया, 4 का सॉरी, और बची हुई 3 का कराया इल्तुतमिश ने। कुतुबुद्दीन के बाद इसी का एक गुलाम था इल्तुतमिश, उसने इन 2 का निर्माण कराया था। और कई बार पेपर में पूछ लेता है कि कुतुब मीनार की मरम्मत किसने कराई थी, तो इसकी मरम्मत कराई थी फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज तुगलक ने। फिरोज तुगलक ने कुतुब मीनार की मरम्मत कराई थी। कुतुब मीनार के बाद दूसरा निर्माण कार्य है 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा। अढ़ाई दिन का झोपड़ा है अजमेर में। तीसरी इसके द्वारा बनाई गई फेमस मोनूमेंट्स था कुवैत उल इस्लाम मस्जिद, कुवैत उल इस्लाम मस्जिद। और ये मस्जिद दिल्ली में बनाई गई थी। एक दो पॉइंट और जल्दी जल्दी इसके समझ लेते हैं, क्योंकि वीडियो भी काफी बड़ा हो गया है। आप लोग इन्हें राइट डाउन कर लीजिएगा। ऐबक ने पहले अपनी राजधानी दिल्ली बनाई थी, बट बाद में एक अस्थायी राजधानी बनाई लाहौर में। और ये जो मैंने आपको भी कुबाचा बताया था, जिसका शासन सिंध और आपका मुल्तान के क्षेत्र पर था, तो उसके खतरे को भांपते हुए इसने अपनी राजधानी लाहौर बनाई थी, ताकि अगर ये हमला करे तो लाहौर साइड से वो अटैक कर सके। तीसरा याद रखना है कुतुबुद्दीन ऐबक का, एक सेकंड हम इसकी टर्म लिखनी भूल गए, इसका समय कितना था। कुतुबुद्दीन ऐबक का समय था 1206 से
1210 ईस्वी तक इसने शासन किया और इसकी मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान, जिसे हम फिलहाल क्या कहते हैं, पोलो, ये खेलते हुए हो गई थी। तो चौगान घोड़े पर बैठकर खेला जाता है। तो पोलो खेलते हुए इसकी मृत्यु हुई थी, घोड़े से गिर गया था और इसकी डेथ हो गई थी। पेपर में पूछा भी जाता है किस शासक की मृत्यु पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने से हुई थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। कई बार यह भी पूछा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी अस्थायी राजधानी किसे बनाया था, तो लाहौर को बनाया था।